दूसरी खबर ऐसी है कि आपको अमिताभ बच्चन की पिक्चर की याद आएगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी की सरकारों के पीछे पड़े हैं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम पर आरोप लगाया कि वो उनकी सरकारों के पीछे पड़े हैं। देखिए, अब सरकार नहीं, सरकारें बोल रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है, पर भगवान हमारे साथ है। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारियां हो रही है। इन्हीं के सब बातों को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट किया। अब बाइट सुनाते हैं सौरभ भारद्वाज की। विधायक आप। बीजेपी एक झूठी पार्टी है, झूठ बोलने में उनकी महारत है। वे लोग कोई भी झूठ फैलाएं। सच ये है कि ईडी सत्येंद्र जैन साहब के घर में सुबह 7 बजे घुसी कल, और रात के 2 बजे तक जो है उन्होंने सर्च ऑपरेशन अपना जारी रखा, उनकी रेड जारी रही। उसके बाद 12 घंटे गुजर गए, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ईडी की रेड फेल रेड थी। उस रेड के अंदर कुछ भी बरामद नहीं हुआ जिसको आप ये कह सकें कि साहब आपने ईडी की सफल रेड हुई है। मेरे हाथ में ये सेजर मेमो है, जिसको हिंदी में पंचनामा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सुबह 7:10 पे ये सत्येंद्र जैन साहब के घर रहे, और वहाँ पे इनकी पत्नी, उनकी बेटी वहाँ पे इनके मिली। उनके सामने जो है सर्च ऑपरेशन हुआ। अंततः इनको वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ कागज़ और 2,79,200 रुपये बरामद हुए, जिसको इन्होंने फिर सीज नहीं किया। इन्होंने उनको वापस कर दिया, क्योंकि ये अकाउंटेड मनी था। ये कोई इलीगल अनअकाउंटेड मनी नहीं था, अनअकाउंटेड नगद नहीं था, इसलिए वापस भी करना पड़ा। तो ये तो सबसे बड़ी क्लीन चिट है ईडी की। आपको याद होगा जब शशि कपूर अमिताभ बच्चन में झगड़ा हुआ था दीवार फिल्म में, तो शशि कपूर बोले थे मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास घर है, बंगला है, सब कुछ है। तो अमिताभ बच्चन ने बोला था कि मेरे पास माँ है। तो यहाँ शशि कपूर ने बोला था मेरे पास माँ। हाँ, शशि कपूर ने बोला था मेरे पास माँ है। हाँ, माफी चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन ने जब ये सब बोला तो शशि कपूर ने बोला कि मेरे पास माँ है। तो जब इतनी सब लड़ाई चल रही है पूरी की पूरी, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पास भगवान है। तो ये जो लड़ाई है, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, दीवार का संदर्भ है, क्योंकि जब ये स्टोरी लिखी जा रही थी तो मैं इस डिजिटल चैनल के संपादक राहुल चौधरी से बात करा, तो मैंने बोला इस पर तो दीवार फिल्म की मुझे याद आती है। लेकिन पंजाब में सरकार बनने के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के रिश्ते तल्ख हुए हैं। मोटी बात यह है, बीच में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पे हमला करना बंद कर दिया था, और बीजेपी ने भी चुप्पी साध रखी थी। फिर हुआ दिल्ली में एमसीडी का डिवीजन। जो डिवीजन था उस पर अमेंडमेंट आया, जो 3 जोन्स बनी थी उनको एम्पावर किया गया। और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन पर राजनीतिक हमला कंसिस्टेंटली हो रहा है। यूसुफ, ये क्यों हो रहा है? देखिए, बीजेपी की पिच पर बीजेपी को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, और बीजेपी को आम आदमी पार्टी के फैलाव से खतरा लग रहा है। पंजाब में सरकार बनने के बाद अब अरविंद केजरीवाल का फोकस हिमाचल और गुजरात में है। इसी साल दोनों जगह चुनाव होने हैं, और ये पहला मौका है कि जब बीजेपी की पिच पर उसे कोई पार्टी चैलेंज कर रही है और बीजेपी उसे रोक नहीं पा रही है। मिसाल के तौर पे दिल्ली में 2013 का चुनाव, तो तब तो बीजेपी सत्ता में नहीं थी। 15 का जब चुनाव हुआ तब तो बीजेपी सत्ता में थी, और बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने 6 रैलियाँ की दिल्ली में। और तब मैं चैनल में था, और मेरे ही प्रोग्राम में एक प्रवक्ता ही कहकर गए थे। हमने उनसे मजाक में पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना है? तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, क्यों, आधा दिन वो पीएम हाउस में बैठेंगे, आधा दिन दिल्ली सचिवालय में आके बैठ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ तक वो कहकर गए। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी को सिर्फ 3 विधायक मिले थे। 70 सांसदों की ड्यूटी यहाँ पर थी। अमित शाह ने पन्ना प्रमुख बनाए हुए थे, कितने सारे पन्ना प्रमुख यहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद 2020 में चुनाव हुआ, यहाँ बीजेपी बमुश्किल तमाम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉकर थे?
हालांकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं था, वो सेकंड एक जूनियर पार्टनर के रूप में उनके साथ थी अकाली दल के साथ। अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर साथ छोड़ दिया, तो बीजेपी ने अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह को साधा, जो कि कांग्रेस से निकाले गए। आप इसलिए कह रहे हैं कि तल्ख रिश्ते इसलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी में एक रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, कांग्रेस का देख रही है, कांग्रेस का रिप्लेसमेंट देख रही है और बीजेपी का विकल्प देख रही है। बीजेपी को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल सीधे मोदी को चैलेंज कर रहे हैं और उनकी जो रीच, पब्लिक में जो रीच है वो उसी तरह की हो रही है जैसे मोदी के पीछे एक टीम, एक फैन फॉलोइंग है, उसी तरह केजरीवाल की भी एक फैन फॉलोइंग बनती जा रही है। ठीक है महेंद्र सिंह जी, ये इसलिए क्यों हो रहा है कि राहुल गांधी और केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी में बहुत फर्क है? केजरीवाल जी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और ग्रेविटी इस वक्त राहुल गांधी से ज्यादा है? नहीं, निश्चित रूप से जो है केजरीवाल की जो है इस समय क्रेडिबिलिटी नहीं कहिए। देखिए, दिल्ली में और पंजाब में सरकार बना लेना आपकी जो है विश्वसनीयता को बढ़ा देता है, ये मैं नहीं मानता। राहुल गांधी आज भी जो है जो अपोजिशन पार्टी है उसके नेता हैं। हालांकि वो बार बार जो है नाकाम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जो है काउंटर करने में, लेकिन आज भी वो अरविंद केजरीवाल से बड़े नेता हैं, ये मेरा मानना है। जहां तक इन जो है रेड्स की बात हो रही है और चाहे जो भगवान मेरे साथ हैं जैसा स्टेटमेंट दिया जाए, अरविंद केजरीवाल आप देखिए उनका पहनावा, पोशाक, वो कोशिश करते हैं ऐसे बयान दें, ऐसे अपने आप को राजनीतिक रूप से कंडक्ट करें कि वो एक आम आदमी में से एक दिखें, वो ये हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की राजनीति देखें तो उन्होंने जो एक जो है सपना दिखाया था वैकल्पिक राजनीति की, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की, वो ऐसा कुछ जो है वो करने में न दिल्ली में सफल हुए हैं और जो है पंजाब में तो उनकी स्थिति इतने जल्दी जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी, ये उन्होंने भी अंदाजा नहीं लगाया था। अरविंद केजरीवाल को लगता था कि जो है मान के वो गद्दी पे बैठा के और जो है वो सरकार चला सकेंगे, लेकिन जो है वहां बार बार जो है दिक्कतें हो रही हैं। जहां तक इन रेट्स का बात है, निश्चित रूप से देखिए शुरू से ही सत्येंद्र जैन के केसेस अगर हम देखें तो बहुत पुराने केसेस हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आज जो है गुजरात, हिमाचल और गोवा, ये 3 प्रमुख स्टेट्स हैं जहां उन्होंने सोचा था अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। गोवा में वो सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन अभी जो है चुनाव में गुजरात और जो है मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन देखिए इसमें ना एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अनुपम जी, आपको लगता है कि केजरीवाल अपने आप को एक मार्टरडम बोट में लाना चाह रहे हैं? उनको पता है कि भाई सशक्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके पास तंत्र सारी व्यवस्था है, तो जिसे कहते हैं ना कि कोई चीज अगर भारी पड़ती है बड़ी शख्सियत से तो मार्टरडम ही भारी पड़ती है। केजरीवाल का बस चले तो अपने आप को गांधी जी की पोजीशन ले आए, तो उनके चाहने से क्या होता है? तो मतलब सिर्फ चाहने से अगर होता तो फिर क्या बात है। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा था कि 1.5 स्टेट में सरकार बना के केजरीवाल मोदी को अगर पॉपुलैरिटी में, जैसा अभी यूसुफ भाई जिक्र कर रहे थे, मैं अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब पार्टी हार के केजरीवाल के टोटल वोट से 2 गुना वोट पाई है साहब। इनके उनकी फैन फॉलोइंग कई ज्यादा। बात सिर्फ इतनी है कि एक एरिया विशेष में, वो भी नेशनल कैपिटल में, एंटी मोदी जो वोट्स है उनका ध्रुवीकरण केजरीवाल के पीछे हो गया है। रही बात उनकी क्रेडिबिलिटी की, आप कर रहे थे, विश्वसनीयता की कर रहे थे कार्तिकेय जी, तो गडकरी से उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी, अरुण जेटली से उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी, विक्रम मजीठिया, जैसे विक्रम मजीठिया जिसको चोर डकैत सब था, उससे उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी। और कि राहुल गांधी से ज्यादा है, मैंने प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था। एक बात बता यूसुफ कह रहे थे, मैं उससे कह रहा था, सुनिए, तो आप वो विक्रम मजीठिया जैसे आदमी से जाके उन्होंने माफी मांगी और हर बार कोर्ट में जाके कहा कि साहब मुझको किसी ने कुछ बता दिया था, मैंने उसको कंफर्म किया था। उन्होंने तो कोर्ट में लिख के आधा दर्जन बार माफी मांगी है। अभी आप बहुत जल्दी आप उनको हेमंत बिस्वा शर्मा से माफी मांगते देखेंगे। उन्होंने उनको भी थ्रेटन किया है कि हम तुम्हारे खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा कर रहा है, मनीष सिसोदिया का। तो वो तो सब माफी वीर हैं। आप लोग सावरकर को तो एक माफी के लिए कहते हैं, ये तो आधा दर्जन माफी मांग के रहते हैं, अभी पता नहीं कितनी मांगेंगे। और रही बात भगवान उनके साथ होने के, तो ये वही केजरीवाल हैं जो बैठ के खड़े होकर कह रहे थे मेरी नानी कहती थी कि मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगी क्योंकि मस्जिद से बनाया गया था, और कुछ दिन बाद वो राम मंदिर के लिए स्पेशल ट्रेन फ्री की चलवा देते हैं।
तो केजरीवाल किसी चीज पे टिके हैं, अगर आज तो किसी चीज पे टिके हैं तो फिर वो दिल्ली पे टिके हैं 2 बार पे, ये भी बड़ा करिश्मा है। चलिए ठीक है। देखें। आलोक जी, कार्तिक एक अभी मिनट। क्लोजिंग लूंगा। आलोक जी, जी आपका क्लोजिंग कमेंट। केजरीवाल मेरे पास भगवान है। सर वो एक दीवार फिल्म हमें भी याद आ गई कि मेरे पास माँ है। तो सर आप केजरीवाल के पास भगवान है, भगवान जी का पेटेंट थोड़ा है उनके पास, तो इसलिए ये भगवान तो सभी के हैं, क्या मोदी जी के साथ भगवान नहीं है? ये मोदी साहब तो 2 भगवान है, भगवान वाला भगवान भी है और जनता वाला भगवान भी है उनके साथ, तो डबल डिग्री है मोदी जी के पास। तो ये बात ठीक नहीं है। बस मैं यूसुफ अंसारी जी की एक बात से असहमत हूँ, बस अगर आप कहें तो मैं बोल दूं। हाँ बिल्कुल, शिष्टाचार के दायरे में सारी असहमति दर्ज करा सकते हैं। जी, असहमति ये है कि जो लोग अभी यूसुफ अंसारी जी ने कहा था कि कुछ बच्चे रेडिकलाइज हो गए और पत्थर चलाने लगे 16-18 साल की बात, ये बात सही है। लेकिन जब रामनवमी में बच्चे तलवार लेके निकलते हैं, ये रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये हमारी धार्मिक परंपरा का ये रेडिकलाइजेशन नहीं, क्योंकि तब तक वो तलवार चलाते नहीं है। क्योंकि इस्लाम धर्म में भी ऐसे बहुत सारे जुलूस हैं जो अपने आप को यातना देते हैं, हथियार लेते हैं, उस तरह से चलाते हैं। तो हथियार का प्रदर्शन करना अगर वो धर्म अलाउ करता है तो वो रेडिकलाइजेशन में नहीं आता, जहां तक मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, रमेश जी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ है, कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल अपने को बहुत बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और बड़ी तेजी के साथ में वो कई राज्यों में फैलना चाहते हैं, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिल पा रही। यूपी में तो आप देखिए क्या स्थिति हुई है, पंजाब में ले जाकर के उनको लाभ जरूर मिल गया, लेकिन वहां पंजाब संभल नहीं रहा है, वहां के हालात तो ठीक नहीं है। उधर वो गोवा भी जाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश भी चाहता है। तो ये जो भगवान मेरे साथ है, ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा को किन्हीं मुद्दों पर जहां पर वो अपने को फेल समझ रहे हैं, वो अपनी निराशा को व्यक्त करने के लिए ये बात कह रहे हैं और कुछ नहीं है। सच बात तो ये कि उनके पास वो नेटवर्क नहीं है, उनके पास वो नेता नहीं है, उनके पास वो जमीनी आधार नहीं है जिसके बल पर वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सके। अकेले नेता है, बनना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं। खास तौर से दिल्ली में सफल हो रहे हैं, लेकिन और जगह नहीं हो रहे, इसीलिए वो भगवान की शरण पर जा रहा है। 8:05 हो गया है। मैं इस डिबेट को इस तरीके से कंक्लूड करूंगा कि केजरीवाल का मजाक तो बहुत बनाया जा सकता है, लेकिन केजरीवाल की पॉलिटिक्स अनप्रेसिडेंटेड है। केजरीवाल ने जो कम समय में किया, बहुत कम राजनेता होते हैं वो कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 1980 में गठन हुआ था और अटल जी 1996 में 16 मई को उन्होंने शपथ ले ली थी, 13 दिन की सरकार थी। उसके बाद कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी बिना किसी खानदान के निकली है तो वो आम आदमी पार्टी है, बाकी सब खानदानिया पार्टी हैं। और न केवल एक राज्य में अपने आप को वर्चस्व पे रखा है, बल्कि दूसरे राज्य में भी सरकार बनाई है। केजरीवाल सरकार और पंजाब सरकार ने गलतियां की हैं, लेकिन इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि वो कांग्रेस जैसी पार्टी होते हुए, अकाली दल का जैसे वर्चस्व होते हुए वहाँ की राजनीति में, और कांग्रेस जैसी पार्टी का वहाँ जिसे कहते हैं कि ऑल्टरनेट होना सैट का, और उनके बीच में सत्ता इधर से उधर जाना, बसपा का पूरा खत्म हो जाना, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि इस तरह की पार्टियां उत्पन्न होती रहेंगी। और जैसे कि लोग पहले बीच में टीडीपी का मजाक बनाते थे, वन पार्टी वंडर बोलते थे, उसके बाद देखिए टीडीपी का इतिहास क्या है। तो उसी प्रकार से केजरीवाल की पार्टी का एक्सपेरिमेंट डिफरेंट है। हाँ, संसाधनों में कमी है, कई बार मैं ये भी कह सकता हूँ विचार भी कुछ कॉपी कैट होते हैं, उनके कई सारे कॉपी कैट विचार होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में उसने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा बढ़िया और बेहतर टक्कर दी है, अपने गठन और 10 साल सबको टक्कर दी है। यूसुफ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति करना और उसके बाद पंजाब में अपना आपको एक्सपैंड करना, 2 सीटें आपकी गोवा में जीत जाना, और ये भी कभी हम इस पैनल में चर्चा करेंगे, अगर गलती से आम आदमी पार्टी को, जिसे कहते हैं रिक्विजिट एमएलए या रिक्विजिट नंबर 6% वाला, गलती से हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव में मिल गया, अगर मिल गया,
तो वो एक रिकॉर्ड बनाएगी, वो शायद बसपा का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी और वो 10 साल के भीतर ऐसी पार्टी होगी जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस लेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज कानपुर की है। और कानपुर की ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं कि वहां कानपुर की डीएम नेहा शर्मा को हटा दिया गया है। इसी ब्रेकिंग न्यूज से मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। डीएम को हटाया गया है। इन्हीं डीएम की आपको हमने बाइट सुनाई थी। मैंने जैसा कि पहले बोला था कि जिस तरीके से हमारे अनुभवी पैनलिस्ट बोल रहे थे, कहीं ना कहीं ये बात स्वीकारी गई है इस फैसले से कि ये प्रशासनिक फेलियर है। और उस पहली गाज हुई है कि डीएम नेहा शर्मा को हटाया गया है, क्योंकि वो एक अधिकारी होता है जिसके पास सारी पावर्स होती हैं। ये वही शख्सियत है जो अभी कुछ देर पहले बाइट दे रही हैं। इनको डीएम के पद से हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। डीएम नेहा शर्मा को हटाया गया है। और आखिर में एक क्लोजिंग कमेंट यूसुफ आपसे लूंगा, ये फैसला ठीक है? मुझे लगता है कि शुरुआती तौर पे ये फैसला बेहतर है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी उत्तर प्रदेश का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है कि अगर किसी ज़िले में धार्मिक सद्भाव बिगड़ता है, कम्युनल टेंशन होती है, हिंसा होती है, तो पहली गाज डीएम पे गिरती है, दूसरी गाज एसपी पे गिरती है। लेकिन चूंकि वहाँ के एसपी शायद इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, वो जांच कर रहे हैं, तो शायद उनका ना हो। और तो डीएम को हटाना एक ही फैसला है। अब हटाने के बाद इनको क्या पोस्टिंग दी जाएगी उससे पता चलेगा कि साहब इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो एक तरह से मतलब पेनल्टी है या कोई वोट करके खाना। लेकिन मुझे लगता है ये ठीक कदम है, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा दंगा हो गया प्रधानमंत्री के रहते हुए, इसलिए बढ़िया फैसला है। तो आप देख रहे थे सियासत की बात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।